औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फेडरल बोर्ड की न्यू केमिस्ट्री की बुक के चैप्टर नंबर 1 को हम स्टडी कर रहे थे। आज हम उसके टॉपिक नंबर 2 ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को स्टडी करने जा रहे हैं। टेक्स्ट बुक के इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री इज़ अ डाइवर्स फील्ड ऑफ स्टडी सराउंडिंग न्यूमरस सब फील्ड्स एंड इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज। कि जो केमिस्ट्री है वो बहुत ही फैला हुआ एक सब्जेक्ट है जिसने अपने इर्द गिर्द सजा के रखे हुए हैं सब फील्ड्स, काफ़ी सारे सब फील्ड्स हैं और इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज हैं। यहाँ बेटा टेक्स्ट बुक के इस जुमले के अंदर हमें कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत है। उसमें पहली चीज़ है डाइवर्स फील्ड ऑफ स्टडी। कि जो केमिस्ट्री है ये बहुत ज़्यादा वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ये देखा था कि जो केमिस्ट्री है ये यूनिवर्स की स्टडी है। हम यूनिवर्स में जहाँ कहीं मैटर अवेलेबल है उसकी स्टडी को केमिस्ट्री के साथ लिंक करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फील्ड ऑफ स्टडी है। तो जब इतनी बड़ी स्टडी हो तो उसको सारा एक साथ समझना मुमकिन नहीं होता। फिर हम उसके सब फील्ड्स बनाकर फिर उसको स्पेशलाइज्ड स्टडी में ले जाते हैं। सो केमिस्ट्री के कुछ फील्ड्स ऐसे हैं जो उसके अपने, ठीक है, जो केमिस्ट्री के अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड इसकी अपनी चीज़ें हैं उनको हम केमिस्ट्री के सब फील्ड्स कहते हैं। यानी कि केमिस्ट्री को जब हमने तोड़ा तो उसके कुछ अपने फील्ड्स निकले, उन सब फील्ड्स को हम केमिस्ट्री के सब फील्ड्स कहते हैं। इसमें बेटा फिजिकल केमिस्ट्री आती है, इस फिजिकल केमिस्ट्री के साथ इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ इनऑर्गेनिक आती है, एनालिटिकल आएगी। ठीक है, ये केमिस्ट्री के कुछ अपने सब्जेक्ट्स हैं, अपने कोर एरियाज हैं जो आगे सब फील्ड्स में डिवाइड हुए। यहाँ तक तो थे केमिस्ट्री की अपनी चीज़ें। इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज से मुराद है बेटा कि केमिस्ट्री का सब्जेक्ट ऐसा है जो सिर्फ अपने केमिस्ट्री के अंदर ही नहीं बल्कि दूसरी ब्रांचेस ऑफ साइंस के साथ भी इंटरलिंक्ड होकर स्टडी को डेवलप करता है। जैसे जियोलॉजी एक सब्जेक्ट है, उस जियोलॉजी के साथ जब केमिस्ट्री मिलती है तो उसको हम बोलते हैं जियो केमिस्ट्री। इसी तरह एस्ट्रोलॉजी एक सब्जेक्ट है साइंस का, उसके साथ जब केमिस्ट्री मिलती है तो उसको हम बोलते हैं एस्ट्रो केमिस्ट्री। ये भी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है, एटसेट्रा। इस तरह और भी ब्रांचेज हैं जो केमिस्ट्री के सब्जेक्ट को बाकी सब्जेक्ट्स के साथ मिलाती हैं। इनको हम इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज कहते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द बुक ऑफ फेडरल बोर्ड, केमिस्ट्री इज द डाइवर्स फील्ड ऑफ स्टडी सराउंडिंग न्यूमरस सबफील्ड्स एंड इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज। अब हमने इन्हीं एरियाज को आगे फर्दर एक्सप्लोर करना है आज के लेक्चर में। बेटा यहाँ दो टॉपिक्स को ना एक साथ लेके चलना ज़रूरी है। जैसे ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री है, इसके साथ एक साथ अगला टॉपिक है एग्जांपल्स ऑफ एसेंशियल क्वेश्चंस दैट आर इम्पॉर्टेंट फॉर द ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। कि जो केमिस्ट्री की ब्रांचेज हैं उसके साथ कुछ, हर ब्रांच के कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं जो कि उस ब्रांच के साथ पूछे जाने ज़रूरी हैं। हम इन दो टॉपिक्स को एक साथ लेकर इसमें कवर करेंगे ताकि हमें हर ब्रांच को अंडरस्टैंड करने में मदद मिले और हम जो क्वेश्चन पेपर में आने हैं उनको हम सॉल्व कर सकें। सबसे पहली ब्रांच जो है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द सब्सटेंसेस कंटेनिंग कार्बन। केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो कि कार्बन वाले कंपाउंड्स की स्टडी को करे उसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। इसमें हमने बात की कार्बन के कंपाउंड्स की, ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसी चीज़ें जिनके अंदर कार्बन मौजूद हो, उनको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। लेकिन यहाँ कुछ फ़र्क है, एक्सेप्ट, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कार्बोनेट्स, ये भी कार्बन के कंपाउंड्स हैं।
ठीक है, CO3 ये कार्बन के कंपाउंड्स हैं, बाई कार्बोनेट HCO3, ठीक है, ये भी कार्बन का कंपाउंड है। सो ऑक्साइड्स, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO एंड कार्बाइड्स, ये सारे कंपाउंड्स तो कार्बन के ही हैं, लेकिन इन्हें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्टडी नहीं करते, ठीक है। हम कार्बन के कंपाउंड्स की स्टडी को ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें, कुछ कंपाउंड्स जो हैं वो इंक्लूडेड नहीं हैं, जिनमें कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, ऑक्साइड्स और कार्बाइड्स हैं। यहाँ पर एमसीक्यूज डेवलप हो सकता है कि कौन से कार्बन के कंपाउंड्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी नहीं होते। सो उसके अंदर कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, ऑक्साइड्स एंड ऑल ऑफ दीज, इस तरह करके क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ये तो थी केमिस्ट्री की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन। इस पर जो क्वेश्चन आ सकता है पेपर में वो बेटा आ सकता है डिफाइन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिफाइन करने पर जो है वो क्वेश्चन आ सकता है। ये तमाम ब्रांचेस पर लगेगा, कोई भी ब्रांच उठाएं उस पर जो डेफिनेशन का क्वेश्चन है वो आ सकता है। फिर जो केमिस्ट्री का फील्ड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमें इस ब्रांच को स्टडी करने में हेल्प आउट करते हैं। उनमें एक क्वेश्चन है कि वाई कार्बन इज कंसीडर्ड द बैकबोन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बुनियाद कार्बन को ही क्यों माना जाता है। इस सवाल का जवाब हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिलता है। फिर अगला क्वेश्चन, व्हाट आर द मेजर फंक्शनल ग्रुप्स इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड हाउ डू दे अफेक्ट द केमिकल प्रॉपर्टीज। फिर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं। उन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में खास जगहें होती हैं जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज में हिस्सा लेती हैं, उनको हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। जैसे एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है CH3CH2OH, इसका नाम होता है एथानोल। इस कंपाउंड के अंदर कार्बन कंपाउंड की बैकबोन है, यानी कि ये कार्बन के कंपाउंड्स हैं, कार्बन फिर कार्बन से जुड़ा हुआ है। लेकिन इसके अंदर एक हिस्सा ऐसा है ये वाला जो कि केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेगा, जो केमिकल प्रॉपर्टीज में हिस्सा लेगा। इसको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप, यानी मॉलिक्यूल का वो हिस्सा जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले, उसको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम इन फंक्शनल ग्रुप्स की स्टडी करते हैं कि किस तरह वो केमिकल प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करते हैं। सो बेसिकली ये सारी स्टडी कार्बन की ही है, कार्बन के कंपाउंड्स की ही है। सो हम ऐसी ब्रांच को जिसके अंदर हम कार्बन के कंपाउंड्स की स्टडी करें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। सो बेटा अब हम इस पोजीशन में हैं कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। सो एमसीक्यूज है एक्सरसाइज का, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट हेल्प्स टू ट्रीट डिजीजेस, ऑर्गेनिक एंड सिंथेसाइज न्यू मेडिसिन। सो यहाँ जो की वर्ड है वो है ऑर्गेनिक। सो जो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो कि ऑर्गेनिक तरीके के जरिए ट्रीटमेंट करती है डिजीजेस की और नई मेडिसिन भी सिंथेसाइज करती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ, उसको हम कौन सी ब्रांच कहेंगे। वो ब्रांच बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो इसका ऑप्शन सी ठीक है। सो हमने देखा कि हम अपनी स्टडी के साथ साथ अपने एमसीक्यूज को भी साथ साथ कवर कर रहे हैं, यानी एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन आएगा या एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम साथ साथ सॉल्व करेंगे। और आप देखेंगे कि इस टॉपिक के अंदर ऑलमोस्ट हाफ चैप्टर से जो क्वेश्चन आनी है वो इसी टॉपिक में से आनी है जो आज हम कवर कर रहे हैं। बेटा केमिस्ट्री की नेक्स्ट ब्रांच जो है उसका नाम है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। Inorganic chemistry is the branch of chemistry that deals with the elements and their compounds except organic compounds। वो जो हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कंपाउंड्स बताए जो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, कार्बाइड्स के अलावा जो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम स्टडी करते हैं, उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अलावा बाकी पीरियोडिक टेबल के जितने एलिमेंट्स हैं सारों की स्टडी का नाम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। यानी हम केमिस्ट्री को दो हिस्सों में बांट दें,
एक कार्बन के कंपाउंड्स की स्टडी और एक कार्बन के कंपाउंड्स के अलावा एलिमेंट्स की स्टडी, तो वो हमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिल जाएगी। सो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन कंपाउंड्स के अलावा तमाम एलिमेंट्स की स्टडी। अब ये है ब्रांच, इस पर डेफिनेशन का क्वेश्चन आएगा, डिफाइन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें यही डेफिनेशन लिख दी जाएगी। फिर इस ब्रांच को समझने के लिए कुछ क्वेश्चन हैं जो कि आंसर करने ज़रूरी हैं, जो यही ब्रांच उन क्वेश्चंस को आंसर करती है। व्हाट डिस्टिंग्विशेस, कौन फर्क करता है, क्या फर्क करता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कौन सी ब्रांच ऐसी है जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अलग करके बताती है ऑर्गेनिक कंपाउंड से, वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। फिर हाउ डज पीरियोडिक टेबल हेल्प्स टू ऑर्गेनाइज एलिमेंट्स। अब कार्बन एक एलिमेंट है, उसके अलावा बाकी एलिमेंट्स भी मौजूद हैं। 92 नेचुरल एलिमेंट्स हैं, उनमें एक कार्बन है, बाकी उसमें 91 एलिमेंट्स और भी हैं। उन 91 एलिमेंट्स की अरेंजमेंट्स जो है वो एक टेबल की फॉर्म में की गई है, उसको बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। सो उस कार्बन के अलावा तमाम एलिमेंट्स की अरेंजमेंट पीरियोडिक टेबल में की जाएगी। तो हम इसलिए पीरियोडिक टेबल की स्टडी को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। सो ये दो क्वेश्चंस हमें मज़ीद एलेबोरेट कर रहे हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें जो हैं वो स्टडी की जा सकती हैं। अगेन बेटा, इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन आया हुआ है, विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स एक्सेप्ट फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये डायरेक्ट उसकी डेफिनेशन पर है। तो ऐसी ब्रांच बेटा होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कार्बन के कंपाउंड्स के अलावा वाले कंपाउंड्स की स्टडी का नाम। सो इसका बी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट ब्रांच बचा है वो है फिजिकल केमिस्ट्री। Physical chemistry is the branch of chemistry that deals with the laws and theories to understand the structure and changes of matter. स्ट्रक्चर और चेंजेस ऑफ मैटर के अंदर जो भी स्टडी होगी वो लॉज के ज़रिए होगी या उस पर थ्योरीज डेवलप होंगी उनके ज़रिए होगी। सो फिजिकल केमिस्ट्री ऐसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जो इन लॉज और थ्योरीज पर मुश्तमिल है, जो कि स्ट्रक्चर और चेंजेस ऑफ मैटर को एक्सप्लेन करती हैं। हम इस फिजिकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन के बाद ये देखेंगे कि कौन से क्वेश्चंस हैं जिनको हम फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर एड्रेस करते हैं। इसमें एक क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम का स्ट्रक्चर कैसा है, ये वाली स्टडी फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर होगी। एंड हाउ डज इट इन्फ्लुएंस द केमिकल बिहेवियर। फिर हर एटम का केमिकल बिहेवियर होता है, वो किस तरह अफेक्ट होता है उसके स्ट्रक्चर की वजह से, ये वाली स्टडी फिजिकल केमिस्ट्री में की जाएगी। अब एटम के अंदर बेटा आपको मौजूद है, मालूम है कि एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, उन पे चार्ज पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन्स होते हैं, उन पे कोई चार्ज नहीं होता, और न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं जिन पे चार्ज नेगेटिव होता है। ठीक है, ये वाली जो स्टडी है एटम के स्ट्रक्चर की, ये हेल्प आउट करेगी हमें फिजिकल केमिस्ट्री के अंडरस्टैंड करने में। दूसरा क्वेश्चन जो फिजिकल केमिस्ट्री की एड्रेस करती है जिसे, वो है हाउ डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, आयनिक, कोवलेंट, मेटेलिक, फॉर्म एंड फंक्शंस। ये जो एटम आपस में जुड़ते हैं, एक एटम दूसरे एटम के साथ जुड़ जाता है, इस जुड़ने के अमल को केमिकल बॉन्ड कहते हैं। इसके जुड़ने की क्या वजह है, कितनी किस्म से ये जुड़ सकते हैं, इनको हम स्टडी करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। तो फिजिकल केमिस्ट्री सिर्फ एटम्स की स्टडी का नाम नहीं है, बल्कि उन एटम्स के आपस में जुड़ने का भी नाम है, जो कि जुड़ के फिर आगे प्रॉपर्टीज देंगे। तो जो स्ट्रक्चर की डेवलपमेंट है मैटर की, वो स्टडी की जाती है फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। सो बेटा, अब हम इस पोजीशन में हैं कि हम फिजिकल केमिस्ट्री की एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकें। द बैटरीज जो हैं, बैटरियां जो होती हैं इन आवर व्हीकल्स, जो हमारी गाड़ियों के अंदर इस्तेमाल हो रही हैं, आर बिल्ट, ये बनती हैं ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यानी ऐसी केमिस्ट्री जो इलेक्ट्रॉन्स से रिलेटेड हो। इट इज द एप्लीकेशन ऑफ एस्ट्रोकेमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री या फिजिकल केमिस्ट्री।
सो इसका आंसर फिजिकल केमिस्ट्री है। अब मैं ये एक्सप्लेन करता हूँ कि क्यों ये है। अभी हमने फिजिकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन में पढ़ा कि जो फिजिकल केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री स्टडी करती है मैटर की स्ट्रक्चर के ऊपर। सो फिजिकल केमिस्ट्री स्टडी नाम है स्ट्रक्चर ऑफ मैटर का। जो स्ट्रक्चर ऑफ मैटर है उसको स्टडी किया जाता है फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। अब जो स्ट्रक्चर है ये किस चीज़ का होगा? ये एटम का स्ट्रक्चर होगा। और एटम जो है इसमें मौजूद होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स की स्टडी का नाम क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सो जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ये इस्तेमाल होती है गाड़ियों के अंदर बैटरीज बनाने में। सो बैटरीज की डेवलपमेंट के अंदर जो नॉलेज इस्तेमाल होता है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का होता है। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इलेक्ट्रॉन्स की स्टडी है जो कि एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करती है। सो जो स्ट्रक्चर ऑफ मैटर को एक्सप्लेन करने वाली ब्रांच है वो तो है फिजिकल केमिस्ट्री, इसलिए इस एमसीक्यूज का बेस्ट ऑप्शन फिजिकल केमिस्ट्री। नेक्स्ट ब्रांच बेटा है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द मेथड्स, तरीके एंड इंस्ट्रूमेंट्स और आलात। मेथड, तरीके, आलात फॉर डिटर्मिनिंग, डिटर्मिनिंग का मतलब है बयान करने के लिए, तय करने के लिए, द कंपोजिशन, बनावट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। एनालिटिकल केमिस्ट्री ऐसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री होगी जो मैटर की कंपोजिशन के, मैटर बना हुआ किन किन चीज़ों से है और फिर उनकी प्रॉपर्टीज के वो करता क्या क्या है मैटर, इनकी स्टडी करती है एनालिटिकल केमिस्ट्री दो चीज़ों के ज़रिए। एक मेथड्स के ज़रिए, कुछ तरीके इस्तेमाल करके हम इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं कंपोजिशन को, या फिर हम कुछ आलात इस्तेमाल करके, इंस्ट्रूमेंट करके हम डिटरमिन कर लेते हैं कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज़ को। ये तो है डेफिनेशन एनालिटिकल केमिस्ट्री। फिर एक क्वेश्चन जो एनालिटिकल केमिस्ट्री में बड़ा इंपॉर्टेंट है वो है हाउ आर एनालिटिकल मेथड। अब एनालिटिकल मेथड काफ़ी सारे हैं, ठीक है। वो मेथड इस्तेमाल करके हम किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई का ये मतलब है कि हम शनाख्त करें कि मैटर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है। जो मैटर हमारे यहाँ हमें नज़र आता है उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं। अगर हमें लकड़ी नज़र आती है तो लकड़ी के अंदर किन किन चीज़ों से मिलकर लकड़ी बनी हुई है। दूसरी बात एनालिटिकल केमिस्ट्री में ये होती है कि जो चीज़ मौजूद हैं वो मैटर के अंदर कितनी मिकदार में मौजूद है। तो आइडेंटिटी और क्वांटिफाई करती है एनालिटिकल केमिस्ट्री केमिकल सब्सटेंसेस को। क्वांटिफाई का ये मतलब है कि जिन चीज़ों से मैटर मिलकर बना है वो उसमें कितनी मिकदार में, तो ये मिकदार एटमों की बताती है एनालिटिकल केमिस्ट्री। सो बेटा एनालिटिकल केमिस्ट्री पर भी एक्सरसाइज में एमसीक्यूज आया हुआ है कि टू आइडेंटिफाई द कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकुलर सॉल्यूशन थ्रू टाइट्रेशन इज द एप्लीकेशन ऑफ। टू आइडेंटिफाई, ये जानने के लिए, अब लफ्ज आप देखें कि आइडेंटिफाई इस्तेमाल हुआ है। द कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकुलर सॉल्यूशन, किसी सॉल्यूशन की मिकदार सॉल्यूट की कितनी है उस सॉल्यूशन में, इसकी स्टडी को करने के लिए एक मेथड इस्तेमाल होता है जिसका नाम है टाइट्रेशन। सो कौन सी ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की जो हमें मैटर की कंपोजिशन और मेथड के जरिए आइडेंटिफाई करवाती है। यही डेफिनेशन में हम पढ़ के आए थे। सो ऐसी ब्रांच जो है वो एनालिटिकल केमिस्ट्री बनती है। एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं, और फिर हम मेथड इस्तेमाल करते हैं, और मेथड इस्तेमाल करके या हम इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करके हम पता लगाते हैं कि कौन कौन सी उसके अंदर चीज़ें मौजूद हैं। सो टाइट्रेशन के ज़रिए कंसंट्रेशन को मालूम कर लिया जाता है, यानी मिकदार को मालूम किया जाता है। सो ये क्वांटिफाई जो हम वर्ड पढ़ के आए हैं डेफिनेशन ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री में, उसकी चीज़ है कंसंट्रेशन। टाइट्रेशन वो मेथड है जिसके ज़रिए कंसंट्रेशन मालूम की जाती है। और ये सारी स्टडी किस में होगी, कौन सी ब्रांच में?
एनालिटिकल केमिस्ट्री। नेक्स्ट बेटा जो ब्रांच है वो है बायोकेमिस्ट्री। अब ये इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच है, यानी जिसके अंदर बायोलॉजी और केमिस्ट्री दो सब्जेक्ट आपस में मिलकर नया सब्जेक्ट बना रहे हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस दो तो हो रही होती हैं, दैट अक्कर जो हो रही होती हैं इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिंदा जानदारों में, इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। इसको हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। फिजिकल चेंज बेटा ऐसी चेंज होती है जो तब्दील हो सकती है, जो वापस अपनी पहली हालत में जा सकती है। केमिकल चेंज ऐसी होती है जो एक दफ़ा हो जाए वो वापस पलट के अपनी हालत पर नहीं जाएगी, जैसे अंडा उबलने के बाद वापस पहले जैसा नहीं बन पाता। फिजिकल चेंज ये है कि वो एक हालत से दूसरी हालत में वापस पलट सकती है, जैसे बर्फ़ पिघल कर पानी बनता है और पानी फिर जमकर दोबारा बर्फ़ बना सकता है, तो ये फिजिकल चेंज है। ये तो है डेफिनेशन जिस पर सवाल भी आ सकता है कि डिफाइन बायोकेमिस्ट्री। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन हैं जो हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर स्टडी कर सकते हैं, जैसे हाउ डू बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स ऐसे केमिकल्स होंगे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाएंगे, जानदारों में, और जानदारों की स्टडी को ही बायोलॉजी कहते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स किस तरह काम करते हैं एज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड लिपिड्स कंट्रीब्यूट टू द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जानदारों के अंदर कुछ बायोमॉलिक्यूल्स हैं जिनमें एक मॉलिक्यूल का नाम कार्बोहाइड्रेट है, दूसरा प्रोटीन है, तीसरा न्यूक्लिक एसिड है, चौथा लिपिड है। ये चार बायोमॉलिक्यूल्स हैं बड़े बड़े, इनसे मिलकर लिविंग ऑर्गेनिज्म बनते होते हैं। इनके बॉडी के अंदर फंक्शंस क्या हैं, इनकी स्टडी हम करते हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर। बायोकेमिस्ट्री बेसिकली बायोमॉलिक्यूल्स की स्टडी का नाम है। बेटा बायोकेमिस्ट्री पर भी क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, और यहाँ हम जो पहले डिस्कस कर रहे हैं कि हर ब्रांच पर डिफाइन का क्वेश्चन आ सकता है। हमने उससे डिफाइन कैसे करना है। अब देखें बायोकेमिस्ट्री को कैसे डिफाइन करेंगे। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस दैट अकर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। इन बायोकेमिस्ट्री वी स्टडी हाउ डू बायोमॉलिक्यूल्स, किस तरह बायोमॉलिक्यूल्स सच एज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स, ये सारे बायोमॉलिक्यूल्स हैं। इनके नाम लेना ज़रूरी है बेटा, ये आपने नाम याद रखने हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड लिपिड्स, ये चार नाम आपने इस क्वेश्चन के आंसर में पहले याद कर लेने हैं, इन्हीं को इस्तेमाल करना है। कंट्रीब्यूट, ये हिस्सा डालते हैं। कंट्रीब्यूट का मतलब होता है हिस्सा डालना। ये किस तरह हिस्सा डालते हैं टू द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर बनाने में, एंड फंक्शंस, और काम करने में, ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जानदार। इस सवाल का जवाब हमें मिलता है ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में जिसका नाम है बायोकेमिस्ट्री। ये बेटा एक क्वेश्चन है जो पेपर में आ सकता है, उसका ये आंसर है जो आप लोगों ने नोट कर लेना है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच जो कि केमिस्ट्री की है वो है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल साइंस एक अलग सब्जेक्ट है, उसके साथ जब हम केमिस्ट्री को जोड़ते हैं तो उसे हम बोलते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। ये एक इंटरडिसिप्लिनरी केमिस्ट्री की ब्रांच है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल्स। ये केमिकल्स की स्टडी का नाम है, और टॉक्सिक सब्सटेंसेस और ख़तरनाक सब्सटेंसेस की स्टडी का नाम है। दैट पोल्यूट, जो कि आलूदा करते हैं, द इन्वायरमेंट, माहौल को, एंड देयर एडवर्स इफेक्ट, एडवर्स कहते हैं खतरनाक, और इन केमिकल्स के, इन टॉक्सिक सब्सटेंसेस के जो कि माहौल को भी आलूदा करते हैं, और उनके ख़तरनाक इफेक्ट्स, असरात हैं लिविंग बींग्स पर भी, जिनमें ह्यूमन बींग्स सर फहरिस्त। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री केमिकल्स और टॉक्सिक सब्सटेंसेस की स्टडी का नाम है जो कि माहौल को आलूदा करते हैं और जानदारों पर भी असरअंदाज होते हैं। अब इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर कुछ क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो हमें मिलते हैं, जिनमें एक क्वेश्चन है हाउ डू ह्यूमन एक्टिविटीज, किस तरह इंसानों के काम कंट्रीब्यूट, हिस्सा डाल रहे हैं, टू एयर पोल्यूशन, हवा की आलूदगी में, एंड व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज, और क्या इसके असरात हैं फॉर द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के ऊपर। एक तो एयर पोल्यूशन ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हो रही है,
इसकी स्टडी कहाँ पर होगी? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। अब एयर पोल्यूशन के अंदर कौन कौन सी चीजें ऐसी जाएंगी एयर में जो कि पोल्यूशन का काम करेंगी? वो होंगे केमिकल्स और टॉक्सिक सब्सटेंसेस। फिर इनका कॉन्सिक्वेंस क्या है? कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है इनके असरात क्या हैं माहौल के ऊपर, वो भी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट रोल डू ग्रीन हाउस गैसेस प्ले इन द क्लाइमेट चेंज एंड हाउ कैन वी मिटिगेट दियर इफेक्ट? अब बेटा क्लाइमेट चेंज एक माहौल का फिनोमेना है, इन्वायरमेंट का फिनोमेना है, जिसके अंदर क्लाइमेट में तब्दीली आती है, माहौल में तब्दीली आती है। ये माहौल की तब्दीली जिन केमिकल्स की वजह से होती है उनको बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। अब ग्रीन हाउस गैसेस क्या होंगी? ये पोल्यूटेंट्स होंगे। और पोल्यूटेंट की स्टडी कहाँ की जाती है? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। इनकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और क्लाइमेट चेंज होने की को हम रोक किस तरह सकते हैं? मिटिगेट का मतलब होता है रुकावट डालना, यानी रोकना। कि हम रोक कैसे सकते हैं देयर इफेक्ट्स, इनके असरात को, क्लाइमेट चेंज के असरात को हम किस तरह ख़त्म कर सकते हैं, रोक सकते हैं? किसको इस्तेमाल करके? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को। अब इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का ताल्लुक देखा आपने, वो केमिकल्स और टॉक्सिक सब्सटेंसेस से है। सो इसी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर एक और सब फील्ड स्टडी की जाती है, उसको हम बोलते हैं ग्रीन केमिस्ट्री। अब हाउ ग्रीन केमिस्ट्री इज हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग रिड्यूसिंग द पोल्यूशन? ग्रीन केमिस्ट्री पोल्यूशन को खत्म करने में कैसे कारआमद है? इसका जवाब है कि ग्रीन केमिस्ट्री इज द मॉडल ऑफ केमिकल प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस दैट रिड्यूस द यूज ऑफ हजार्डस सब्सटेंसेस। अब इंडस्ट्री के अंदर बेटा जब फर्टिलाइजर बन रही होती है तो उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए खतरनाक हैं। उन केमिकल्स को इस्तेमाल किए बगैर हम फर्टिलाइजर प्रोड्यूस कर नहीं सकते, सो हमें वो मजबूरन इस्तेमाल करने पड़ जाते हैं। लेकिन एक ब्रांच केमिस्ट्री की ऐसी डेवलप हो चुकी हुई है जो हमें एक ऐसे मॉडल बना के देती है जो इस्तेमाल करके हम केमिकल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, यानी फर्टिलाइजर वगैरह, और केमिकल प्रोसेसेस करते हैं जो कि कम कर देती हैं, रिड्यूस कर देते हैं यूज ऑफ के इस्तेमाल हम करें हजर्डस सब्सटेंसेस। हजर्डस कहते हैं खतरनाक, कि हम खतरनाक किस्म के जो सब्सटेंसेस हैं उन खतरनाक सब्सटेंसेस को हम किस तरह मिटिगेट कर सकते हैं। सो ग्रीन केमिस्ट्री जो है वो भी एक केमिस्ट्री की ब्रांच है जो कि हजर्डस सब्सटेंसेस को रोक कर हमें नए मेथड बताती है जिससे हम केमिकल प्रोडक्ट्स हासिल। नेक्स्ट बेटा इसमें एमसीक्यूज हैं जो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री और ग्रीन केमिस्ट्री के हवाले से आए हैं। विच एरिया ऑफ केमिस्ट्री improves टू गेज द बिहेवियर ऑफ pollutants एंड develop टेक्निक्स फॉर pollution कंट्रोल? कौन सी केमिस्ट्री की एरिया है जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि जो पोल्यूटेंट्स हैं वो बनते कैसे हैं और उनको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? सो डेफिनेशन में ही हम देख के है, ऐसी ब्रांच को हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री कहते हैं। सो बी ऑप्शन इसका ठीक है। फिर द ब्रांच ऑफ साइंस दैट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड केमिकल प्रोडक्ट्स, कि हम केमिकल प्रोडक्ट बनाएं एंड प्रोसेसेस और प्रोसेस बनाएं दैट रिड्यूस, जो कि कम कर दें द यूज ऑफ हजर्डस सब्सटेंसेस, खतरनाक सब्सटेंसेस को कम से कम इस्तेमाल करें। सो ऐसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को हम ग्रीन केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है। सो ये भी ग्रीन केमिस्ट्री के अंदर हम स्टडी कर लेते हैं कि हजर्डस सब्सटेंसेस को कैसे रोक। एक और एमसीक्यूज है बेटा एक्सरसाइज का, कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट वाटर दैट हैज बीन पॉइजन्ड बाय सॉइल। ऐसी कौन सी ब्रांच है केमिस्ट्री की जो कि पानी को आलूदा करती है पॉइजनस सॉइल के जरिए, यानी ऐसी मिट्टी जिसके अंदर खाद डल चुकी हो, तो वो खाद के जो केमिकल्स हैं खतरनाक वो पानी के अंदर शामिल हो जाती हैं, जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर है उसको पोल्यूट कर देते हैं। तो जो पोल्यूशन की स्टडी करने वाली ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है वो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है। सो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट बेटा जो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है वो है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। अब
इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कौन सी केमिस्ट्री है? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द लार्ज स्केल प्रोडक्शन। लार्ज स्केल प्रोडक्शन का क्या मतलब है? जो बड़े पैमाने पर बनाए, क्या चीज़? केमिकल सब्सटेंसेस, ऐसी चीज़ें जो केमिकली इस्तेमाल हो सकें, उन चीज़ों की बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन करने वाली केमिस्ट्री का नाम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है। लार्ज स्केल प्रोडक्शन, इसका मतलब ये होता है कि वो केमिकल इतना ज़्यादा बने कि वो मार्केट में बिक सके, एक नहीं दो नहीं, काफ़ी सारे लोग उसको खरीद सके। सो लार्ज स्केल प्रोडक्शन वाली जो केमिस्ट्री है उसको हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहते हैं। यही इसकी एमसीक्यूज में आया है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट इज कंसर्न्ड विद द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। सो इसका ऑप्शन ए ठीक है कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन देखते हैं केमिकल सब्सटेंसेस की। नेक्स्ट बेटा इंपॉर्टेंट ब्रांच केमिस्ट्री की वो है मेडिसिनल केमिस्ट्री। अब मेडिसिनल केमिस्ट्री कौन सी होती है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द ड्रग्स एंड बायोलॉजिकल टारगेट्स। ड्रग की डेवलपमेंट बेटा होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इस्तेमाल करके हम ड्रग्स की डेवलपमेंट करते हैं। लेकिन जब ड्रग बन जाए तो उस ड्रग का इंटरेक्शन, इंटरेक्शन का मतलब है कि उसका ताल्लुक किसके साथ बनता है? बायोलॉजिकल टारगेट के साथ। बायोलॉजिकल टारगेट क्या है? कि जहां जाके ड्रग ने काम करना है। अब ड्रग हमारी बॉडी के अंदर हर जगह जाके काम नहीं करती, जहां डिजीज होगी वहीं जाके काम करेगी। तो जो डिजीज पार्ट है वो फिर क्या होगा? बायोलॉजिकल टारगेट। तो जो ऐसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जो कि इंटरेक्शन करती है, जो ताल्लुक बताती है ड्रग्स का और बायोलॉजिकल टारगेट का, एज वेल एज द डेवलपमेंट ऑफ न्यू मेडिसिनल एजेंट, जो हमें ये भी बताती है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमने सिंथेसाइज किया है ये ड्रग्स के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है या नहीं हो सकता। सो नई ड्रग्स की डेवलपमेंट जो है उसमें भी इसका रोल है मेडिसिनल केमिस्ट्री का। अब मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो एड्रेस करने ज़रूरी हैं। मेन क्वेश्चन है कि हाउ आर ड्रग्स डिज़ाइन, किस तरह ड्रग्स को हमें बनाना चाहिए, एंड डेवलप, और इनको बनाना चाहिए फॉर स्पेसिफिक थेराप्यूटिक पर्पस। थेराप्यूटिक का मतलब होता है इलाज। इलाज के मकसद के लिए हमें ड्रग्स को किस तरह डिज़ाइन करना चाहिए, उन्हें डेवलप करना चाहिए, ये वाली स्टडी हम करते हैं केमिस्ट्री की ब्रांच में जिसका नाम है मेडिसिनल केमिस्ट्री। इस पर भी बेटा एक्सरसाइज में एमसीक्यूज है। द स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन ड्रग्स एंड बायोलॉजिकल टारगेट्स। ड्रग का और उनके टारगेट्स जो कि बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट में हैं उनके दरमियान इंटरेक्शन की स्टडी कौन सी होगी? वो होगी मेडिसिनल, डेवलपमेंट ऑफ न्यू मेडिसिनल एजेंट, इसको हम बोलते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री। सो इसका ऑप्शन सी थी। नेक्स्ट बेटा इंपॉर्टेंट ब्रांच जो है वो है पॉलीमर केमिस्ट्री। अब पॉलीमर केमिस्ट्री कौन सी ब्रांच होती है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट फोकसेस ऑन द स्टडी ऑफ पॉलीमर्स। ऐसी ब्रांच केमिस्ट्री की जो कि पॉलीमर की स्टडी करे उसको हम पॉलीमर केमिस्ट्री कहते हैं। बेटा कुछ केमिकल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं मोनोमर्स। ये एक मोनोमर है, इसका नाम ए है, ये जुड़ जाता है दूसरे मोनोमर से जिसका नाम बी है, फिर ये ए और बी मोनोमर आपस में रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, ये ए और बी मोनोमर आपस में रिपीट होते रहेंगे। अगर एक मोनोमर हो तो उसको बोलते हैं मोनोमर, और उसी तरह के काफी सारे मोनोमर्स अगर इकट्ठे मिल जाएं तो हम इसको बोलते हैं पॉलीमर। तो ये मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट या उनके जुड़ने वाली केमिस्ट्री है जो मोनोमर्स को जोड़कर पॉलीमर बना देती है। सो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट फोकसेस ऑन स्टडी ऑफ पॉलीमर्स एंड देयर टाइप्स। उन पॉलीमर्स की टाइप्स कौन सी हैं, उन पॉलीमर्स की प्रॉपर्टीज कौन सी हैं, यूजेज उन पॉलीमर्स का कौन सा है, उनकी इंपॉर्टेंस कौन सी है, और उनकी टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन कौन सी है, यानी इनके जुड़ने का तरीका कौन सा है, लीनियर जुड़ते हैं, जिगजैग जुड़ते हैं, किस तरह जुड़ते हैं। सो इनकी पॉलीमराइजेशन की किस्म पर भी स्टडी जो करे उसको हम पॉलीमर केमिस्ट्री कहते हैं। इसकी एग्जाम्पल देखें।
सिंथेटिक पॉलीमर, ऐसे पॉलीमर जो कि हमारे यहाँ इंसानों ने बनाए। कुछ पॉलीमर ऐसे हैं जो अल्लाह ताला ने बनाए, जिनमें डीएनए हमारी बॉडी में एक होता है, वो एक नेचुरल पॉलीमर है। सिंथेटिक पॉलीमर में कौन सी चीजें इंक्लूड हैं जो इंसानों ने बनाई हैं? नायलॉन, ठीक है, बियरिंग्स, प्लास्टिक बैग्स, पॉलीथीन कप्स, पॉलीएस्टर, टेफलॉन कोटेड कॉक वेयर, कुकवेयर एंड एपॉक्सी ग्लू। ये वो चीज़ें हैं बेटा जो कि पॉलीमर के ज़रिए बनती हैं, जो इंसानों ने पॉलीमर बनाई। नाइलॉन बेरिंग्स, ठीक है, ये हमारे यहाँ कपड़ों के अंदर भी इस्तेमाल होता है, ठीक है, रेगजीन जो होती हैं वो। प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक बैग्स की फॉर्मेशन में जो कि शॉपर वगैरह हैं उसमें भी पॉलीमर इस्तेमाल होता है। पॉलीथाइलीन बैग्स, ठीक है, कप्स, पॉलिएस्टर टेफलॉन कोटेड कुकवेयर्स, ये वो हैं जो बर्तन हैं जो प्लास्टिक के बने हुए होते हैं, उनमें पॉलीमर इस्तेमाल होती है। एपॉक्सी ग्लू, ग्लू जो होता है जो चीज़ों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है, गम वगैरह, गम स्टिक वगैरह, ये सारी इनके अंदर होते हैं पॉलीमर्स, और ये इंसानों ने बनाए हैं। इनकी टाइप्स स्टडी, पॉलीमराइजेशन की टाइप, ये सब स्टडी की जाती है पॉलीमर केमिस्ट्री। व्हाट आर पॉलीमर्स, होते क्या हैं? हाउ डू देयर स्ट्रक्चर अफेक्ट देयर प्रॉपर्टीज, इनकी प्रॉपर्टीज किस तरह अफेक्ट होती हैं इनके स्ट्रक्चर की वजह से जो कि पॉलीमर हैं, इनकी स्टडी की जाती है पॉलीमर केमिस्ट्री के अंदर। सो बेटा इस पर भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन आया हुआ है कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट फोकसेस ऑन द स्टडी ऑफ पॉलीमर्स एंड देयर टाइप्स, प्रॉपर्टीज एंड यूज इज कॉल्ड पॉलीमर केमिस्ट्री। सो ये डेफिनेशन बहुत आसानी से हमें बता रही है कि इस ब्रांच को हम पॉलीमर केमिस्ट्री पढ़ते हैं। इसके बाद बेटा नेक्स्ट ब्रांच है जियो केमिस्ट्री। ये जियोलॉजी और केमिस्ट्री से मिलकर बनी हुई ब्रांच है। जियो केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल कंपोजिशन, बनावट, डिस्ट्रीब्यूशन, तकसीम, जो कि डील करती है केमिकल कंपोजिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, तकसीम, ट्रांसफॉर्मेशन, तब्दीली, एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील होना, ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, ठीक है, एलिमेंट्स अकेले अकेले एटम होंगे, कंपाउंड्स काफी सारे एटम मिलकर एक एलिमेंट, एक कंपाउंड बना देती हैं। इन द अर्थ क्रस्ट, हमारी जमीन के अंदर, क्रस्ट के अंदर एलिमेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंपोजिशन, इसकी स्टडी का नाम है जियोकेमिस्ट्री। सच एज रॉक्स, अब रॉक्स बनी हुई किन चीज़ों से हैं? मिनरल्स, सॉइल, वाटर एंड एटमॉस्फेयर, ये सारी की सारी अर्थ क्रस्ट के अंदर की चीज़ें हैं, इनकी स्टडी को हम बोलते हैं जियोकेमिस्ट्री। हाउ डू जियोलॉजिकल प्रोसेसेस, जियोलॉजिकल प्रोसेसेस यानी अर्थ के जो अमल हैं, इन्फ्लुएंस, असरअंदाज होते हैं द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स की तकसीम को इन द अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट के अंदर। लोहा हर जगह ज़मीन में नहीं पाया जाता, सोना हर जगह ज़मीन में नहीं पाया जाता, कहीं कहीं पाया जाता है, कहीं कहीं नहीं पाया जाता। क्यों ऐसा है? इसकी स्टडी का नाम जो है वो जियोकेमिस्ट्री है। अब बेटा जियोकेमिस्ट्री के ऊपर एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है कि हाउ डज जियोकेमिस्ट्री हेल्प अस टू सॉल्व द प्रॉब्लम सच एज पोल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज। जो जियोकेमिस्ट्री है ये हमें पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज को रोकथाम करने में किस तरह मददगार है। हमने जियोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन में पढ़ा कि ये अर्थ के अंदर जो प्रोसेसेस होते हैं, एटमॉस्फेयर में प्रोसेसेस, अर्थ क्रस्ट के अंदर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स की कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज की स्टडी जो है वो जियोकेमिस्ट्री के अंदर होती है। जियोकेमिस्ट्री इन्फॉर्म करती है स्ट्रेटजीज, वो वाले तरीके, टू मिटिगेट, कम करना, रोकना, द पोल्यूशन, एनहांस द सॉइल हेल्थ, कि पोल्यूशन को रोकने के तरीके जो हैं वो हमें जियोकेमिस्ट्री बताती है। मट्टी की जो हेल्थ है, मट्टी की जो साख्त है उसका बचाव वो बढ़ाती है, एनहांस मीन बढ़ाना, जियोकेमिस्ट्री जो है। एंड एड्रेसेस, और ये एड्रेस करती है और ये बयान करती है क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज को भी जो जियोकेमिस्ट्री है ये एक्सप्लेन करती है।
बाय अंडरस्टैंडिंग द इंट्रिकेट इंटरेक्शन, इंट्रिकेट का मतलब जो लाजिम व मलजूम है, बिटवीन अर्थ सिस्टम एंड वी कैन वर्क टूवर्ड्स सस्टेनेबल सोल्यूशन। तो जो केमिस्ट्री है, जियो केमिस्ट्री, इसकी अंडरस्टैंडिंग के ज़रिए हम लाजिम व मलजूम इंटरेक्शंस को स्टडी करते हैं जो कि अर्थ के सिस्टम्स में पाए जाते हैं। अब अर्थ के सिस्टम्स कौन से हैं? वाटर साइकिल है, ठीक है, ह्यूमिडिटी है, क्लाइमेट चेंज है, ये सारे अर्थ के प्रोसेसेस हैं। इनकी जो स्टडी होगी, अंडरस्टैंडिंग होगी, वो हम किस में करेंगे? जियो केमिस्ट्री के अंदर। वी कैन वर्क टूवर्ड द सस्टेनेबल सॉल्यूशंस। फिर हम जब इनको जान लेंगे कि ये अमल होते कैसे हैं, तब हम इससे बचने के मेथड भी निकाल लेंगे जो कि इनका सोल्यूशन है। सस्टेनेबल सोल्यूशन बेटा ऐसा सोल्यूशन होता है जो लॉन्ग लास्टिंग होता है, काफ़ी अरसे तक के लिए इस्तेमाल हो सकता है, उसको हम सस्टेनेबल सोल्यूशन कहते हैं। इसके बाद बेटा नेक्स्ट ब्रांच है वो है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। अब न्यूक्लियर केमिस्ट्री कौन सी केमिस्ट्री है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द चेंजेस, तब्दीली को, दैट अकर इन द एटॉमिक न्यूक्लियाई, एटम के न्यूक्लियसों के अंदर जो तब्दीली आती है, उसकी स्टडी करने वाली ब्रांच का नाम न्यूक्लियर केमिस्ट्री है। अभी आपको एटम के स्ट्रक्चर के बारे में इन्फॉर्म किया कि एटम के स्ट्रक्चर के अंदर सेंटर पर न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, और बाहर इसके इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पर चार्ज पॉजिटिव होता है, और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं, ये न्यूक्लियस के अंदर हैं, इनके इंटरेक्शंस, इनमें तब्दीली की स्टडी का नाम न्यूक्लियर केमिस्ट्री है। कौन से क्वेश्चन है न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर एड्रेस होते हैं? हाउ डू न्यूक्लियर रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर, म्यूचुअल शेयरिंग, वो कौन से होंगे? केमिकल रिएक्शंस। लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शंस ऐसे होती हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस यानी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का इंटरेक्शन हो रहा होता है। फ्रॉम द केमिकल रिएक्शंस एंड व्हाट आर देयर एप्लीकेशन, और इनके क्या इस्तेमाल हैं? न्यूक्लियर के रिएक्शंस के कौन कौन से इस्तेमाल हैं? व्हाट इज द रोल ऑफ रेडियो आइसोटॉप्स इन मेडिसिन एंड इंडस्ट्री। अब रेडियो आइसोटॉप्स क्या होते हैं? ये बेटा ऐसे एटम्स होते हैं जिनका न्यूक्लियस स्टेबल नहीं होता, इनके न्यूक्लियस में से शुआएं बाहर निकलती हैं, उनको बोलते हैं रेडिएशन, इसलिए इनका नाम बना है रेडियो आइसोटॉप्स। अब जो रेडिएशंस हैं ये मेडिसिन्स के तौर पर इस्तेमाल होती हैं कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए, और रेडियो आइसोटॉप्स इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल होते हैं डिफरेंट प्रोसेसेस को करने के लिए, केमिकल्स की फॉर्मेशन के लिए, ठीक है, उसमें भी जो है ये इस्तेमाल होते हैं न्यूक्लियर। अब बेटा न्यूक्लियर केमिस्ट्री के ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ है एक्सरसाइज में, वो क्या है कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री के यूजेस क्या हैं? न्यूक्लियर केमिस्ट्री इज हेल्पफुल इन न्यूक्लियर रिएक्शंस। अभी आपको एक्सप्लेन किया न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होती हैं, जो न्यूक्लियस के जरिए हो, न्यूक्लियस के अंदर हो। न्यूक्लियर मेडिसिन्स, फिर न्यूक्लियस के जरिए मेडिसिन्स बन रही हैं जिनमें रेडियोथेरापी एक मेथड है। न्यूक्लियर वेपन्स, एटम बम की जो कंपोजिशन है वो न्यूक्लियर स्टडी के जरिए मुमकिन हुई है। सो एटॉमिक बम्स ये न्यूक्लियर वेपन्स हैं। रेडियो एक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट, अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट जैसे यूरेनियम है, इसमें से शुआएं इसके न्यूक्लियस में से गुजरती रहती हैं, वो शुआएं खतरनाक होती हैं जिससे हमें कैंसर होता है, उनको मैनेज कैसे करना है, ये भी स्टडी न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर होती है। रिसर्च और इंडस्ट्री के अंदर भी न्यूक्लियर केमिस्ट्री का बड़ा रोल है, रिसर्च करवाने में भी न्यूक्लियर केमिस्ट्री इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट ब्रांच बेटा वो है एस्ट्रोकेमिस्ट्री। एस्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेसेस, केमिकल के प्रोसेसेस की स्टडी है, एंड रिएक्शंस और रिएक्शन की स्टडी है दैट अकर इन द एस्ट्रोनॉमिकल इन्वायरमेंट, जो एस्ट्रोनॉमिकल इन्वायरमेंट में होती हैं। एस्ट्रोनॉमिकल इन्वायरमेंट कौन सी होती हैं? स्टार्स, प्लैनेट्स, कॉमेट्स, इंटरस्टेलर स्पेस। इंटरस्टेलर स्पेस का मतलब होता है कि दो प्लैनेट्स या दो हेवनली बॉडीज के दरमियान की खाली जगह, उसको हम इंटरस्टेलर स्पेस कहते हैं। कॉमेट्स बेटा शहाब साकिब, इनके जरिए प्लैनेट्स और स्टार्स, इन इन्वायरमेंट्स में किस तरह केमिकल रिएक्शंस हो रही होती हैं, प्रोसेसेस हो रही होती हैं, इसकी स्टडी को हम बोलते हैं एस्ट्रोकेमिस्ट्री।
इसमें क्वेश्चन किस किस्म के होते हैं कि जैसे व्हाट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस अकर इन एस्ट्रोनॉमिकल इन्वायरमेंट। एस्ट्रोनॉमिकल इन्वायरमेंट यानी स्टार प्लैनेट्स, इनके अंदर कौन से रिएक्शंस हो रहे होते हैं। अर्थ क्रस्ट के अंदर एलिमेंट्स हैं, उनके अंदर कौन सा रिएक्शन हुआ था जिससे वो बने। फिर स्टार्स के अंदर, तो ये सारी स्टडी कहाँ पे आती है, एस्ट्रो केमिस्ट्री के अंदर। अब बेटा एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है डिफरेंशिएट बिटवीन जियोकेमिस्ट्री एंड एस्ट्रोकेमिस्ट्री। जियोकेमिस्ट्री स्टडी ऑफ मैटर ऑफ द अर्थ, जमीन के मैटर की स्टडी को हम जियोकेमिस्ट्री कहते हैं, जबकि एस्ट्रोकेमिस्ट्री स्टडी ऑफ मैटर आउटसाइड द अर्थ, अर्थ से बाहर जो मैटर की स्टडी है वो एस्ट्रोकेमिस्ट्री है, अर्थ के अंदर जो स्टडी है वो जियोकेमिस्ट्री। स्टडी ऑफ रिएक्शंस ऑन द अर्थ, केमिकल जो रिएक्ट कर रहे हैं अर्थ के ऊपर, उसको हम बोलेंगे किस में स्टडी करेंगे, जियोकेमिस्ट्री। स्टडी ऑफ रिएक्शंस इन द स्पेस, स्पेस के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस की स्टडी है उसको हम बोलेंगे एस्ट्रोकेमिस्ट्री। फिर स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट्स इन द अर्थ, अर्थ के अंदर एलिमेंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है क्रस्ट में और एटमॉस्फेयर में, ये हम पढ़ेंगे जियोकेमिस्ट्री में। जबकि स्टडी ऑफ एलिमेंट्स इन द स्टार्स, प्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स, इनको हम एस्ट्रोनॉमिकल जो हैं वो चीज़ें बोलते हैं, इनके अंदर मैटर की स्टडी को हम बोलते हैं एस्ट्रोकेमिस्ट्री। एस्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम यही स्टडी करेंगे। सो ये एक डिफरेंस का क्वेश्चन था जो कि हमें ये बताता है कि ब्रांचेस के दरमियान डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बेटा ब्रांचेस पर एक्सरसाइज में एक और क्वेश्चन है लास्ट के, विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम बनाकर आप कंपेयर करें और कंट्रास्ट करें ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। अब हम इनका कंपैरिजन भी देखते हैं, कंट्रास्ट भी देखते हैं। ये है बेटा वेन डायग्राम जिसमें दो सर्कल्स हैं, इसमें जो कॉमन एरिया है वो है इसकी कंपैरिजन, और कंट्रास्ट का मतलब है जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अलग अलग हिस्सा है। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये सारी दोनों की दोनों क्या हैं, ये स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। इन दोनों को जब हम कंबाइन करके स्टडी करेंगे तो वो एलिमेंट्स की स्टडी, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में जितनी एलिमेंट्स हैं उनमें कार्बन के कंपाउंड्स की स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हो जाएगी, और कार्बन के कंपाउंड्स के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स की स्टडी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होगी। फिर इनमें फ़र्क क्या है कि स्टडी ऑफ द कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, स्टडी ऑफ एलिमेंट्स अदर देन कार्बन, कार्बन के अलावा वाले एलिमेंट्स की स्टडी जो है वो क्या होगी। सो बेटा यहाँ तक था ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री पर। हम दो टॉपिक एक साथ लेके चले, ब्रांचेज और फिर उनकी ब्रांचेज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इस पर बेटा आपने देखा कि काफ़ी सारे एमसीक्यूज आते हैं, काफ़ी सारे शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो इस यूनिट में 70% जो क्वेश्चंस आएंगे वो इसी पर आएंगे। सो आप इस टॉपिक को अच्छे से बार बार ये वीडियो देखकर तैयार कर लें।